शिक्षक साथियों को नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब काम करने वाले लोग हैं। अब जब हम विद्यालय में पढ़ाते हैं तो केवल पढ़ाते हैं, केवल सिखाते हैं तो सिखाते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम उस व्यवस्था के अंग हैं। जिस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं हम उसके एक भाग हैं और उस व्यवस्था में हमें क्या क्या देखना चाहिए। जैसे सामान्यतः परिसर की स्वच्छता, कक्षा की स्वच्छता, कक्षा की व्यवस्था, जल संसाधन का समुचित उपयोग, विद्युत संसाधन का समुचित उपयोग और उसके साथ मानव संसाधन का समुचित उपयोग। सबसे पहले हम परिसर की बात करते हैं। परिसर स्वच्छ हो, सुसज्जित हो, हरा भरा हो, फूलों वाला हो, मेहंदी लगी हुई हो, रेखांकन हो, चूना डला हुआ हो, द्वार पर रंगोली हो, ऐसा तो किया जा सकता है। कभी कभार नहीं तो सप्ताह में एक बार तो होना ही चाहिए। कक्षाओं के अंदर लाइट लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं और बच्चे कक्षा से निकल करके ब्रेक में आते हैं, मैदान में आते हैं, खेलने के लिए आते हैं और पूरे विद्यालय के पंखे चलते हैं, लाइट जलती है। क्या इस विद्युत संसाधन की हिफाजत का, संयमित उपयोग का पाठ हमें नहीं पढ़ाना चाहिए? पानी की टंकी कब से साफ नहीं हुई है, उसमें स्वच्छता की दृष्टि से फिटकरी इत्यादि डाली गई है कि नहीं डाली गई है, इसका उस टंकी के ऊपर उल्लेख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए। बाथरूम में पानी की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और शिक्षक साथियों को भी निश्चित तौर पर ससम्मान कम से कम दिन में 2 या 3 बार जल प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी बातें जब ध्यान में आती हैं तो एक बात और ध्यान में आती है कि ये प्रबंधन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इन संसाधनों का दुरुपयोग होता है। जैसे विद्युत का दुरुपयोग होता है, खाली क्लासों में पंखे चलते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार जल का दुरुपयोग होता है, मोटर चालू कर दी, टंकी भरी, आधी भरी या फुल भरी, पानी गिरता रहता है। अतः संसाधनों के रख रखाव की दृष्टि से किसी न किसी व्यक्ति को नियोजित करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए और वो शिक्षक साथियों में से ही हो सकता है जिसको संसाधनों से प्रेम हो, विज्ञान या पर्यावरण का शिक्षक हो, वो इस काम को बखूबी कर सकता है और ये बच्चों में धीरे धीरे इसके संस्कार पड़ता जाता है। नहीं तो वो घर में भी ऐसा ही करते हैं। विद्यालय में सीखा हुआ व्यवहार ही घर में और समाज में जाता है और समाज में सीखा हुआ व्यवहार ही विद्यालय में आता है। परस्पर समाज और विद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसलिए विद्यालय का वातावरण प्रभावी हो, संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो। दूसरी बात, हम एक संसाधन को तैयार करने की दृष्टि से वहाँ पर उपस्थित हैं शिक्षक होने के नाते। कौन सा संसाधन? विद्यार्थी भी एक संसाधन ही है, मानव संसाधन। और उस मानव संसाधन को जब हम तैयार करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करें? हमारा प्रत्येक व्यवहार, हमारी बातचीत का प्रत्येक हिस्सा बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे मैं कुछ बातों को बताता हूँ। जब कभी विद्यार्थियों से परिचय देने के लिए आग्रह किया जाता है तो अपना नाम बताते हैं, सोनिका, कुर्मी, सुनील, देवस्कर, ऐसा अलग अलग प्रकार के जो नाम बताते हैं। उन नामों के साथ क्या ये आवश्यक है कि वो जाति का उल्लेख भी करें? मानव संसाधन की कोई जाति नहीं होती, विद्यार्थियों की कोई जाति नहीं होती, विद्यार्थी केवल विद्यार्थी होता है। बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं। दूसरी बात, उनके हंसी को, उनकी खुशी को पचाना शुरू करें। सामान्यतः पूरे सरकार तंत्र में एक आनंद विभाग का गठन किया गया था और इसलिए किया गया था कि समाज और प्रदेश आनंदित रहे। अब आनंद विभाग है नहीं है, क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन उसने एक संकेत, एक इंडिकेशन
और एक प्रतीकात्मक संकेत समाज को दिया, और वह विद्यालय में भी होना चाहिए कि विद्यालय का वातावरण प्रसन्नता युक्त हो, विद्यार्थी प्रसन्न हो, खुश हो। दूसरी बात, विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा पैदा करने वाले प्रश्न करना चाहिए, उनके प्रश्नों का समुचित समाधान देना चाहिए। अपना पाठ्यक्रम शीघ्रता से पूर्ण करने के जो लालसा है उसके कारण हमें विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को दमित नहीं करना चाहिए। साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थी उसी से पूछते हैं जिनसे उसे उत्तर की अपेक्षा होती है और लगता है कि हमें उत्तर मिलेगा। तो किन किन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए? व्यवस्था संबंधी प्रश्न, उसके व्यक्तिगत विकास संबंधी प्रश्न, सामाजिक दायित्व संबंधी प्रश्न, अपने विषय पर आधारित प्रश्न, योग्यता विस्तार के प्रश्न, समाज में घटित होने वाली घटनाएं और उनका विद्यार्थियों पर पड़ने वाला प्रभाव अर्थात आदतन सामान्य ज्ञान पर प्रश्न, और उन प्रश्नों के उत्तर हमें ज्ञात होना चाहिए। इसलिए एक शिक्षक को समाचार पत्र पढ़ के विद्यालय जाना चाहिए ताकि उसे आधुनिक आज, कल या आज हुई घटनाओं की पूरी जानकारी हो। उसके लिए सामान्यतः जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण, परिवेश, मैदान और छोटे छोटे से ऐसे प्रश्न जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति इत्यादि से संबंध रखते हैं वो पता होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का वो समाधान कर सके। शिक्षक वास्तव में शिक्षक होता है, विद्यार्थी की दृष्टि से वो किसी विषय से बंधा हुआ नहीं होता है, और विद्यार्थी भी हमेशा किसी विषय में बंध करके बात नहीं करता है। विद्यार्थी का मन चलायमान है, वह कभी भी किसी भी जिज्ञासा का समाधान शिक्षक के अंदर तलाशता है, और जब शिक्षक उसका समाधान नहीं कर पाता है तो वह दमित हो जाता है, परेशान हो जाता है। कई बार हमें बच्चों के बीच में कुछ ऐसे खेल खिलाना चाहिए जो खेल खेल में उनके अंदर की बातें निकल के आएँ। जैसे विद्यार्थी क्या विद्यालय के शुल्क को लेकर के बहुत चिंतित हैं? क्या अभिभावकों की आर्थिक स्थिति विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट है? अगर है तो गलत बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों से शुल्क संबंधी बात कर बैठते हैं, कक्षाओं में कर बैठते हैं, विद्यार्थी रो पड़ते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न और अच्छी नहीं होती है। तो शिक्षक को भी और अभिभावक को भी इस बात का विवेक होना चाहिए, और विवेक नहीं है तो इस बात का प्रशिक्षण विद्यालय की ओर से पीटीएम आयोजित करके दिया जाना चाहिए कि किन बातों को विद्यार्थियों के सामने ना करें। ऐसी बातें जो बच्चों के अंदर हीनता की ग्रंथियां पैदा करती हैं, ऐसी बातों को उनके सामने नहीं करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। इसलिए हमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय इन बातों का ध्यान अपने विषय के अध्यापन के साथ साथ रखना चाहिए। कभी भी सीधे जाकर कक्षा में पढ़ाने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहे आपको 10 मिनट क्यों ना लग जाएं, पहले सामान्य करना चाहिए। पिछले पीरियड में उसने क्या पढ़ा है, उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्थायी बना हुआ है। वह जब तक उसके मस्तिष्क से नहीं हटेगा, जब तक वातावरण चेंज नहीं होगा, तब तक वह पढ़ने को तैयार नहीं होगा। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिरों में कई बार एक प्रयोग किया जाता है। जब कालांश लगता है तो उनको शांत बिठा देते हैं, आंखें बंद करा देते हैं, 1-2 बार ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करा देते हैं ताकि उनका मन चित्त शांत हो जाए और वो विषय परिवर्तन के लिए कालांश परिवर्तन के साथ तैयार हो जाए। शिक्षक के साथ विद्यार्थी का तादात्म्य कैसे हो? जब तक विद्यार्थी के स्तर पर शिक्षक नहीं उतरेगा तब तक विद्यार्थी के साथ उसका तादात्म्य नहीं हो सकता। शिक्षक बेशक बुद्धिमान है, शिक्षक बेशक अनुभवी है, शिक्षक बेशक समृद्ध है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक को विद्यार्थी के स्तर पर उतरना होगा, उसकी समस्याओं को समझना होगा, उससे बातचीत सामूहिक और व्यक्तिगत करना होगी। मैं कहता हूँ विषय थोड़ा कम पढ़ाओगे चलेगा, विषयानुरागी ना बने, उसके साथ में सामाजिक गुणों को उसको पढ़ाया जाए, संस्कारों को उसको पढ़ाया जाए, पर्यावरण संरक्षण उसको पढ़ाया जाए,
जल संवर्धन उसको पढ़ाया जाए, विद्युत इत्यादि ऊर्जा के साधनों का समुचित उपयोग उसे पढ़ाया जाए, स्वच्छता के साथ कक्षा में बैठना उसे पढ़ाया जाए, कक्षा के वातावरण को सुसज्जित कैसे किया जाए ये उसे पढ़ाया जाए, मन वाणी के साथ में वह कैसे सुसंस्कृत हो ये उसे बताया जाए। वास्तव में जो मोरल वैल्यूज है, नैतिक शिक्षा है, नैतिक मूल्य है, उनके संवर्धन के लिए शिक्षक को काम करना होगा। तभी वास्तव में समाज आधारित शिक्षा होगी और सेवा के लिए विद्यार्थी तैयार हो पाएंगे। शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विषयों की नहीं, वास्तव में संस्कारों को विकसित करने की, समाज में विद्यार्थियों के माध्यम से परिवर्तन कराने की, और विद्यालय का, स्वयं का, माता पिता का, परिवेश का, सबका नाम सम्मानित करने के लिए शिक्षक का सम्मानित होना और शिक्षक का बहुत अधिक चुनौतियों से निपटने के लिए तज्ञ और ज्ञानवान होना, विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना और बातचीत के द्वारा विद्यार्थियों को सामान्य करके उसके मन के अंदर के विकारों को ठीक करना, ये शिक्षक का काम है। इसलिए शिक्षक बहुत सचेतना के साथ में तैयारी करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ उससे निष्कर्ष अच्छे निकल पाएंगे। धन्यवाद।